हेलो स्टूडेंट्स, कैसे स्टडी चल रहा है आपका स्टडी बहुत अच्छा चालू होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और सब वीडियो आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे ऐसे उम्मीद करते हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो मॉलिक्यूल ये है इसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पे एग्जर्ट होते हैं और दो फोर्सेस निग्लिजिबल हमने कंसिडर किए थे इन ऑर्डर टू डिस्कस द शेप ऑफ द मेनिस्कस, लिक्विड मेनिस्कस। मेनिस्कस का मीनिंग आपने पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अभी उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कॉन्केव रहता है, कभी कभी कॉन्वेक्स रहता है, कभी प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है। तो ये जो शेप है वो कैसे डिसाइड होता है वो दो फोर्सेस के ऊपर, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो दो फोर्सेस ये मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जर्ट होते हैं वो थे, पहला सॉलिड मॉलिक्यूल्स ने एग्जर्ट किया हुआ फोर्स जिसका रिजल्टेंट हमने एपी से दिखाया था, या उसे हमने एफए वेक्टर ऐसा भी नाम दिया था। और दूसरा फोर्स था कोहेजिव फोर्स, रिजल्टेंट या नेट कोहेजिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन मॉलिक्यूल ये जैसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये लिक्विड मॉलिक्यूल ने जो फोर्स एक्सर्ट किया था उसको नाम दिया था हमने ये क्यू, या उसको हमने डिनोट किया था एफसी से, वेक्टर एफसी। तो ये जो दो फोर्सेस है ये पी और ये क्यू, ये डिसाइड करने वाले हैं यहाँ का जो शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस है विच विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड है। तो हम पहली केस ले रहे हैं अभी, कॉन्केव मेनिस्कस कब रहता है वो। तो इसमें मैं पहली बार ऐसा लिक्विड ले रहा हूं जो पार्शियली वेट्स द सॉलिड होगा, पार्शियली वेट्स द सॉलिड को पार्शियली वेट करने वाला ऐसा लिक्विड हम पहली केस में कंसिडर कर रहे हैं। सो पार्शियली वेट्स द सॉलिड। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास। सो केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड which will be partially weights the solid. So kerosene in contact with the glass is the first example. वैसे बहुत सारे लिक्विड्स है जो पार्शियली वेट करते हैं सॉलिड को। तो इसमें ये केस में क्या होगा कि सपोज ये आपका केरोसिन है या ऐसा लिक्विड है जो पार्शियली वेट कर रहा है ये सॉलिड सरफेस को। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा अडेसिव फोर्स है जिसको हमने एपी से डिनोट किया है, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है ये क्यू ये फोर्स से। दैट मीन्स एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी। अडेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल ये केस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द कोहेजिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से ये दोनों जो हमारे वेक्टर है एफ ए और एफ सी, ये दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा आपका सॉलिड के साइड में। यहाँ पे सॉलिड है, देखो ये साइड में सॉलिड है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमने ए आर से डिनोट किया है कि किसका रिजल्टेंट है ये एफ ए और एफ सी का, या दूसरी लैंग्वेज में ए पी वेक्टर और ए क्यू वेक्टर। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है। ये दो साइड थी पहले पैरेललोग्राम की, एक थी ए पी दूसरी थी ए क्यू। तो हमने ए पी को पैरेलल निकाली ये आर क्यू, और हमारा जो ए क्यू है इसको पैरेलल साइड निकाली है पी आर। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो दोनों जो वेक्टर है जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमें जो डायगोनल दिखता है वो डायगोनल यहाँ पे हम निकालते हैं। तो ए आर ये डायगोनल हो गया, तो ए आर ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी या ए पी और ए क्यू। तो यहाँ पे अब क्या होगा देखो कि ये जो हमारा ए आर है दैट विल बी लाइंग इन द सॉलिड, ऐसा हम बोल सकते हैं अभी।
अब यहाँ पे ये जो हमारा एयर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए लिक्विड सरफेस को, तभी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकती है लिक्विड की। हमारा जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कब आता है, जब हमारा ये जो रिजल्टेंट एयर है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस, या दूसरी भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने जो लिक्विड सरफेस को ये टेंजेंट निकाली है, इसका नाम मैंने एटी दिया है। देखो ये हमारा यहाँ पे लिक्विड सरफेस है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने के लिए या रिजल्टेंट ये जो है ये हमारा जो लिक्विड सरफेस है इसको परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ पे ये जैसे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो क्रिप्स अप हो रहे हैं ऊपर की साइड में। ये यहाँ पे सपोज पहले ये जो मॉलिक्यूल है वो पहले यहाँ पे था, क्योंकि हमारा सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता है, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्रिप्स अप हो गए। क्रिप्स अप होना यानी कि धीरे धीरे ऊपर की साइड में आगे आगे जाना है उसको ऊपर की साइड में, उसको बोलते हैं हम क्रिप्स अप। ठीक है, मराठी में उसको रेंगाड़ने बोलते हैं, रेंगाड़ने यानी कि वो ऊपर ऊपर जाएंगे ऐसा, तो क्रिप्स अप इसको बोलते हैं हम। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल क्रिप्स अप हो गए, इसकी वजह से यहाँ का जो शेप ऑफ द लिक्विड है जो इन कांटेक्ट विद द सॉलिड है वो कॉन्केव सरफेस तैयार हो गया। ये कॉन्केव सरफेस ऐसी तरह तैयार हुआ है कि हमारा जो एयर है वो उसको परपेंडिकुलर रहेगा, या दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस है इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, इसको जो टेंजेंट है वो टेंजेंट और एयर ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकती है। तो इसलिए यहाँ का जो सरफेस है वो कॉन्केव सरफेस तैयार हो गया। कुछ ये जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरह जाने की वजह से वहाँ पे कॉन्केव सरफेस तैयार हो गया। तो हम अब ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब कोई भी लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड रहता है, तब वो जो लिक्विड सरफेस है वो इन कांटेक्ट विद द सॉलिड जहाँ पे होता है वहाँ पे कॉन्केव सरफेस तैयार करता है, ऐसा हम अब कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पिछली बार हमारी हो गई है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है हमारा सॉलिड सरफेस, ये मेरा सॉलिड सरफेस है वर्टिकल जो दिख रहा है ब्लू कलर में, और जो टेंजेंट हमने निकाली है ये, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। यहाँ पे लिक्विड जो है और ये जो सॉलिड है इसमें हमने केरोसिन लिया है और सॉलिड ये ग्लास लिया है, क्लीन ग्लास। तो इस केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो थीटा एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में है एक्यूट, दैट मीन्स लेस देन 90 बोलते हैं हम उसको, 90 से कम रहेगा इसका वैल्यू। दैट मीन्स सम केसेस में 25 रहता है, कभी कभी सपोज हमने पैराफिन ऑयल लिया इन कांटेक्ट विद द ग्लास तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 26 रहेगा। केरोसिन का भी 17 या 18 के पास है, कभी कभी 2-3 डिग्री भी रहता है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट हुज वैल्यू इज एक्यूट इन केस ऑफ द लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट के 6 to 7 पॉइंट्स मैंने बताए थे, इसमें एडिशनल और 3 पॉइंट आज हम लेने वाले हैं, 3 या 4 पॉइंट। उसमें कौन सा पॉइंट ऐड करना है मुझे, 8th पॉइंट मैं बोलता हूँ उसको अभी, कि जब कोई भी लिक्विड व्हेन द लिक्विड इज पार्शियली वेट्स द सॉलिड दैट टाइम द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी एक्यूट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई एंगल ऑफ कांटेक्ट की। चलो अभी ये हो गया हमारा जो हमारा कॉन्केव मेनिस्कस है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। अब मुड़ते हैं आगे की तरफ, कहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार होता है वो हमें अभी ढूंढना है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिक्विड लिया है जो सॉलिड को वेट नहीं करता, द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, ऐसा हमें यहाँ पे अब लिक्विड लेना है।
तो ऐसा लिक्विड कौन सा रहता है? तो इसमें हम ले सकते हैं मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद द ग्लास। तो जब हम मर्क्यूरी लेंगे यहाँ पे, सपोज ये मर्क्यूरी है इन कांटेक्ट विद द ग्लास, ये लिया है हमने। तो ये केस में क्या होता है देखो, अभी जैसा कि ये केस में हमने देखा कि उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा जो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट है या यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस तैयार होने वाला है, वो लिक्विड सरफेस का शेप कॉन्वेक्स क्यों रहता है? इसकी वजह ऐसी रहेगी कि वो शेप पर डिसाइड करने वाले हमारे जो दो वेक्टर्स है, एक एपी वेक्टर जिसको हमने एफए वेक्टर नाम दिया है, और दूसरा है हमारा एक्यू वेक्टर जिसको हमने एफसी वेक्टर नाम दिया है। तो ये दोनों की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा यहाँ पे लिक्विड का मेनिस्कस। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जिनकी वजह से यहाँ पे कोहेजिव फोर्स तैयार होता है जिसका नाम एफसी हमने दिया है, नेट कोहेजिव फोर्स की जो वैल्यू है, एफसी की वैल्यू जो है, वेक्टर एक्यू की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द एफए या एपी। तो एक्यू की वैल्यू एपी से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इनसाइड द लिक्विड लाई करता है। ये हमें फिगर में भी दिख रहा है, देखो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए आर है, और ये जो ए आर है वो लिक्विड साइड में हमें दिख रहा है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन आनी है तो ये जो हमारा दोनों का रिजल्टेंट है ए आर, ये ए आर लिक्विड सरफेस को चाहिए परपेंडिकुलर, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस, या मैं एटी बोल सकता हूं अभी, क्योंकि लिक्विड सरफेस को मैंने जो टेंजेंट निकाली है वो या लिक्विड सरफेस दोनों सेम थिंग हो गए। सो ए आर इज परपेंडिकुलर टू एटी रहना चाहिए, या हमारा जो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर का एपी का और एक्यू का वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए लिक्विड सरफेस को। तो जब वो लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाएगा तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी। तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होने के लिए हमारा जो ये मॉलिक्यूल है जिस उसके जैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्रिप्स डाउन होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तभी ए आर की जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसके वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे ये जैसे वो क्रिप्स डाउन हो गए नीचे की तरह, वो यहाँ पे मूव हो गए। इसकी वजह से यहाँ का जो लिक्विड का सरफेस है इन कांटेक्ट विद द सॉलिड वो हमें दिख रहा है कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स सरफेस इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अभी इस केस में कि जब कौन सा भी लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड रहता है तब यहाँ पे जो हमारा लिक्विड सरफेस है उसका शेप जो है वो कॉन्वेक्स रहता है, वो कॉन्वेक्स हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद। और दूसरी थिंग, हमारा जो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है वो देखते हैं हम। हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट दो चीजों के दरमियान का होता है, एक रहता है सॉलिड सरफेस और दूसरा रहता है टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे ये जो एटी है ये हमारी टेंजेंट है और ये है सॉलिड सरफेस। तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, देखो मैंने अभी दिखाया, ये दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसकी वैल्यू मुझे ऐसे दिख रही है 90 एंगल से ज़्यादा है। तो फिर ये 90 एंगल से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अगर मर्क्यूरी का हमने एग्जांपल लिया तो नियर अबाउट वो 180 डिग्री 138 डिग्री इतना हमको मिलता है। तो ऐसे जो लिक्विड्स है विच आर नॉट वेटिंग द सॉलिड सरफेसेस, दैट टाइम द liquid meniscus will be convex shape and angle of contact in that case will be greater than 90 degree। हमारा जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा है ऐसे लिक्विड के बारे में। तो फॉर एग्जांपल हमने मर्क्यूरी का लिया, मर्क्यूरी का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो नियर अबाउट 138 डिग्री रहता है। तो इस केस में भी हमने ऐसा देखा है अभी
कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू जो है वह 180 के नीचे और 90 से ज़्यादा है तो इस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, 90 से जो ज़्यादा रहता है वो। तो इन केस ऑफ द मर्क्यूरी और इन केस ऑफ द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूज रहता है और ये केस में एक्यूट रहता है, ऐसा हमने देखा है अभी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेस देन 90 रहती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री रहती है। और एक चीज आपको मैं दोनों फिगर अब निकाले हैं तो बताना चाहता हूं कि अभी नेक्स्ट जो दो हमारे और केसेस है, ये हमने पहला केस लिया, ये दूसरा केस लिया, तो इसके बाद जो हमारा केस है वो समझने के लिए मैं आपको एक और आइडिया देता हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की कीमत जो है वो हमने कौन सी ली है कि सॉलिड सरफेस और जो हमारा टेंजेंट रहता है इसमें का एंगल, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये केस में भी वैसा ही देखा हमने, लेकिन आपको ऐसा ध्यान में रखना है अभी कि जो एंगल एपी वेक्टर दिख रहा है आपको, एपी वेक्टर और एक्यू वेक्टर, इनके दरमियान ये एंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये तो इसकी वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। तो आपको अगर किसी ने एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा तो आप ऐसा बता सकते हैं कि सॉलिड सरफेस और टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे वो एक्यूट दिख रहा है मुझे, या सेकंड लैंग्वेज में अनदर फॉर्म में मैं ऐसा बोल सकता हूं अभी कि हमारा जो एपी वेक्टर है जो कि हमारा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने एक्सर्ट किया हुआ रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है ऑन द मॉलिक्यूल, ये उसकी वैल्यू और रिजल्टेंट जो है हमारा ए आर, इनके बीच का जो एंगल है इसी को भी हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। अभी ये केस में भी मुझे वो एंगल एक्यूट दिख रहा है जो हमने पहले ही देखा है कि वो एंगल एक्यूट है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखो एपी वेक्टर ये हो गया हमारा और जो रिजल्टेंट है वो ए आर यहाँ पे दिख रहा है। तो एपी और ए आर इसके बीच का जो एंगल है मुझे दिख रहा है, यहाँ तक ये 90 हो गया और ये आगे इतना हो गया, या दैट मीन्स ये जो एंगल है एपी और ए आर के बीच का वो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है मुझे। तो ये केस में वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऐसा मैं बोल सकता हूं अभी। तो अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करना है तो वो दो टाइप से आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला टाइप रहता है एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, और दूसरा बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द एपी वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स विच इज ए आर। तो एपी और ए आर के बीच का जो एंगल रहता है वो भी एग्जैक्टली एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना ही एंगल रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो मूव करते हैं, अभी दो केसेस हो गए हमारे, तीसरी केस और चौथी केस की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी थर्ड और फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। तो इसमें तीसरी केस में ऐसा देखा है हमने अभी देखो कि यहाँ पे ऐसा लिक्विड हमने लिया है कि जो कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है दैट विल बी कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड रहेगा, लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, ऐसा लिक्विड हमने लिया है। और ये केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू जो है वो 0 कैसे रहती है वो हमें देखना है। तो जब हम ऐसा लिक्विड लेते हैं कि विच विल बी कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो हाईली प्योर वाटर है इन कांटेक्ट विद द क्लीन ग्लास प्लेट, तो ये केस में हमें ये जो लिक्विड है वो कंप्लीटली सॉलिड के सरफेस को वेट करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है अभी ये केस में हमारा जो अडेसिव फोर्स है ये पी, ये इतना स्ट्रांग रहेगा इस केस में कि वो ये क्यू से बहुत बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस के पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो हमारा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वहाँ पे कि वो ये के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल की जो नंबर है वो कम है, इसलिए ये क्यू की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट निग्लिजिबल हमने कंसीडर की है। इसलिए हमने यहाँ पे ये क्यू वेक्टर जो है जिसको एफ सी हमने नाम दिया है, इसकी वैल्यू एकदम कम होने की वजह से वो हमने वेक्टर लिया नहीं है, सिर्फ ये पी वेक्टर दिखाया है जो
मॉलिक्यूल ए के ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट किया है, तो इसकी वजह से हमारा जो ए पी और ए क्यू वेक्टर है, ए क्यू तो नहीं है, इसकी वजह से ए पी के अलोंग रहेगा हमारा रिजल्टेंट, जिसको हमने ए आर नाम दिया है। देखो तो अलोंग द ए पी हो गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए पी एंड ए क्यू या एफ ए और एफ सी। एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट अलोंग दिस लाइन होने की वजह से यहाँ का जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इसको अगर हमने टेंजेंट निकाली तो वो सॉलिड सरफेस के अलोंग रहेगी। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद को ऐसे एडजस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के लिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म द इक्विलिब्रियम कंडीशन द मॉलिक्यूल्स लाइक ये और अदर मॉलिक्यूल्स वो सेल्फ को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उनका जो टेंजेंट हम निकालेंगे लिक्विड सरफेस को यहाँ पे, दैट विल बी लाइंग अलोंग द सॉलिड सरफेस। तो ये केस में क्या हो गया, देखो कि जो हमारा सॉलिड सरफेस है उसी के अलोंग वेरी माइनर यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है वो एंगल बनाने वाला है। इसकी वजह से यहाँ पे अलोंग द जो हमारा सॉलिड सरफेस है इसके अलोंग ही हमारा जो टेंजेंट है ए टी वो दिख रहा है। देखो तो फिर ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के अलोंग ए टी है, क्योंकि हमारा जो एंगल थीटा रहता है वो सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच का एंगल रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री रहेगी। इसके पहले मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करने के लिए ए पी और ए आर इनमें का भी एंगल चलता है। तो फिर यहाँ पे ए पी और ए आर अलोंग द सेम लाइन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। तो फिर हमने इसके पहले दो प्रॉपर्टीज देखी कि जो लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड है उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहता है। दूसरी केस देखी हमने जो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड रहता है उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू ऑब्ट्यूज रहती है, 90 डिग्री से ज़्यादा रहती है। तो ये केस में मुझे अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ द लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, दैट टाइम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एग्जैक्टली 0 डिग्री। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं हाईली प्योर वाटर इन कांटेक्ट विद द प्योर ग्लास या क्लीन ग्लास। तो यहाँ पे जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है सरफेस के पास, इनकी वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ पे ए क्यू जो हमारा वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता था नेट कोहेसिव फोर्स बिटवीन द ए मॉलिक्यूल एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो उसकी वैल्यू नियर अबाउट यहाँ पे निग्लिजिबल होने की वजह से हमारा जो ए पी वेक्टर है या एफ ए वेक्टर है इसके वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी लाइंग अलोंग द ए पी। सो ए आर इज अलोंग द ए पी हो गया, इसकी वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है 0 है। तो यहाँ पे ए आर इस तरह से होने की वजह से ए आर को हमारा जो लिक्विड सरफेस का टेंजेंट है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये देखो ए आर वेक्टर है, ए आर वेक्टर और ये टेंजेंट ये दोनों में यहाँ पे परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। वैसी पोजीशन आने के बाद यहाँ पे हमारे टेंजेंट ने सॉलिड सरफेस से जो एंगल तैयार किया है वो 0 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन व्हेन द लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब फोर्थ केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो और एक एग्जैक्टली कंडीशंस हमारे बुक में दिए हैं, टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो कंडीशन दिए है। तो वो कंडीशन समझाने के लिए हमें ये जो केस है हमारे बुक में डायरेक्टली कंडीशन दे दी है। वहाँ पे वो √2 कैसे आया ये कुछ बताया नहीं है, वो आपको मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री का या हमारे स्केलर और वेक्टर जो 11th में इस चैप्टर था उसमें जो हमने रिजल्टेंट और रिजल्टेंट ने किया हुआ एंगल, इसका जो फार्मूला है tan थीटा, वो यूज़ करके हमें वो कंडीशन जो है वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की कीमत 90 डिग्री कब रहती है वो हम देखते हैं। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 90 डिग्री है उस टाइम को। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिल्वर, ये सॉलिड रहेगा यहाँ पे सिल्वर के बाउल में या सिल्वर के कंटेनर में। जब हम लेंगे वाटर, प्योर वाटर लेंगे,
उस टाइम को हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री रहता है। सो व्हेन प्योर वाटर इज इन कांटेक्ट विद द सिल्वर, दैट टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री रहता है। ये हमें अब देखना है। तो ये केस में क्या रहेगा कि ऐसा ये जो लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहता है, वो केस में क्या होता है कि हमारा AQ वेक्टर जो है, AQ वेक्टर का मीनिंग आपको मालूम है। AQ वेक्टर का मीनिंग क्या है कि नेट कोहेसिव फोर्स है वो। तो ये जो हमारा AQ वेक्टर है वो सॉलिड के सरफेस से या लिक्विड के सरफेस से एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल तैयार करता है। बाकी के केसेस में हमने AQ ने अलग अलग एंगल तैयार किए ऐसा देखा है। तो इस केस में ये जो AQ है that will be making exactly 45 degree with the solid surface as well as 45 degree with the liquid surface। ऐसी सिचुएशन तभी रहती है जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहता है। तो ये हो गया हमारा AP, जिसका हमें FA से यहाँ पे डिनोट किया है। नेट एडेसिव फोर्स है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स ने एक्सर्ट किया हुआ। तो ये हो गए, ये साइड में वो फोर्स FA की डायरेक्शन, और AQ जो है ये बराबर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है, आइदर टू द सॉलिड सरफेस और आइदर टू द लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे ये 45 है, ये 45 है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा अब AP और AQ का, दैट विल बी लाइंग अलोंग द सॉलिड सरफेस। दोनों का रिजल्टेंट हमने AR से दिखाया है। रेड कलर का एरो जो दिख रहा है वो AP और AQ का रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये यहाँ पे सॉलिड के सरफेस को जो है उसके अलोंग दिख रहा है मुझे। तो फिर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट अब डिसाइड करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं हम यहाँ पे अभी, कि हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो और जो सॉलिड सरफेस है वो, ये दोनों में अगर मैंने एंगल देखा अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट निकालने की कोशिश की तो वो ऐसी ये सरफेस के अलोंग रहेगी, देखो ऐसी। तो फिर ये हो गया हमारा सॉलिड का लिक्विड का सरफेस, ये हो गया हमारा सॉलिड का सरफेस। ये लिक्विड का सरफेस है, ये सॉलिड का सरफेस है। दैट मीन्स ये अगर लिक्विड का सरफेस है तो इसके अलोंग हमारी टेंजेंट रहेगी। तो फिर AT दिस ऐसे रहेगी हमारी AT। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी टेंजेंट अलोंग दिस सरफेस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमारा ये सॉलिड सरफेस और ये टेंजेंट, ये दोनों में जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री दिख रहा है। दूसरी भाषा में मैंने आपको ऐसा बोला था कि AP और हमारा जो AR है इसमें भी जो एंगल रहता है उसको भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो फिर ये एंगल मैं देख रहा हूं यहाँ पे थीटा, वो भी 90 डिग्री दिख रहा है मुझे। तो फिर यहाँ पे ये केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर AR को अलोंग द सॉलिड सरफेस रहना है तो हमारा जो लिक्विड सरफेस है यहाँ पे वो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, जिसको हम प्लेन सरफेस बोल सकते हैं। तो फिर AR अगर सॉलिड के अलोंग रहना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ये जैसे वो ऊपर की साइड में भी मूव नहीं होंगे और नीचे की साइड में भी वो मूव नहीं होने वाले हैं। इसलिए हमारा जो सरफेस है वो ऐसा प्लेन दिखाई देगा हमें, जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 90 डिग्री रहती है तब यहाँ पे हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो प्लेन सरफेस होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, यहाँ पे कोई भी कर्व सरफेस नहीं रहेगा जब हमारा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद द सॉलिड रहेगा। आप ये भी इस लाइन के अलोंग भी ले सकते हैं ऊपर देने की बजाय। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा सरफेस प्लेन सरफेस दिख रहा है व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट वैल्यू विल बी 90 डिग्री। तो इसी तरह से हम चार जो हमारे केसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी। तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे हमारे बुक में कंडीशन फॉर कॉन्केविटी और कन्वेक्सिटी, ये दोनों कंडीशन जो है हमारे, ये जो दो कंडीशन है वो हमको अभी डिस्कस करने हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हमारे जो दो कंडीशंस है कॉन्केविटी और
कॉन्वेक्सिटी। ये दो कंडीशन बुक के अकॉर्डिंग टू हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको ये जो हमने अभी तीनों केसेस जो लिए हैं वो तीनों केसेस भी हम यहाँ पे इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया तीनों 4 केसेस मैंने आपको बताए, वो चारों केसेस हम एक पर्टिकुलर फार्मूला बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी मैं आपको 1-2 केस बताता हूँ और वो फार्मूला कैसे तैयार होता है वो हमें अभी देखना है। तो हमें ऐसा मालूम है कि जब 2 वेक्टर्स रहते हैं, यहाँ पे हमारे 2 वेक्टर्स है ये पी और ये क्यू, ये 2 वेक्टर है। हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये पी और ये सी ऐसे 2 वेक्टर दिखाए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारा ये पी हो गया, ये पे हो गया हमारा ये क्यू। ये क्यू डिनोट कर रहा है एफ सी और ये पी डिनोट कर रहा है एफ ए। तो ये दोनों वेक्टर में कितना एंगल है अभी इस फिगर में, जब हमारा रिजल्टेंट जो है ये आर वो बराबर 45 डिग्री एंगल तैयार करता हो, सॉरी ये क्यू जो है हमारा, जब ये क्यू ये सॉलिड सरफेस से और लिक्विड सरफेस से एग्जैक्टली 45 एंगल तैयार करेगा तब फिगर ऐसी रहेगी, ऐसा हमने अभी देखा है। तो फिर यहाँ पे मेरा जो दोनों वेक्टर में टोटल एंगल है वो कितना हो जाएगा, देखो ये पी और ये आर में 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और दूसरा वेक्टर है हमारा ये क्यू, तो फिर ये क्यू और ये पी इसमें ये 45 है और ये है हमारा 90, तो फिर ये पी और ये क्यू में टोटल जो एंगल हो गया हमारा वो हो गया 135 डिग्री। यस, तो फिर थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 135। ये थीटा दैट मीन्स एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है, अब ये ध्यान में रखना है। हम अलग से वो एंगल को दिखाएंगे। सपोज मैं वो एंगल को यहाँ पे अभी सपोज थीटा ही लेते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू होगी 135 डिग्री। तो फिर जब हम रिजल्टेंट ने किया हुआ एंगल निकालते हैं तो फिर रिजल्टेंट ने ये पी से किया हुआ एंगल मैं यहाँ से अल्फा दिखाता हूँ, देखो। तो फिर जो अल्फा एंगल है रिजल्टेंट से, जिसने यहाँ पे ये पी से रिजल्टेंट ने किया हुआ एंगल है वो अल्फा है। तो फिर वो जो टैन अल्फा है इसका फार्मूला हमें मालूम है। वो फार्मूला ऐसा रहता है, देखो, अगर 2 रिजल्टेंट ने पहले वेक्टर, सपोज हमारे पी और क्यू ऐसे 2 वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ने किया हुआ जो हमारा यहाँ पे एंगल होता है वो अल्फा अगर हमने कंसिडर किया तो ये हो गया मेरा टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू, दूसरा वेक्टर क्यू साइन ऑफ थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, ऐसा वो फार्मूला रहता है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये एंगल है तुम्हारा दोनों वेक्टर में, ये पी और ये क्यू का एंगल है थीटा, और अल्फा एंगल है ये पी और ये आर के बीच का। तो फिर रिजल्टेंट ने पहले वेक्टर से किया हुआ एंगल अगर अल्फा है तो वो टैन अल्फा की वैल्यू, दैट मीन्स पहले वेक्टर से वो कितना एंगल तैयार करता है वो निकालने के लिए क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे मैं एफ सी लिखूंगा और पी की जगह पे यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ ये भी क्यू है हमारा, तो ये भी हो गया हमारा एफ सी। तो फिर इसका यूज करके मेरा टैन अल्फा का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो, एफ सी साइन ऑफ थीटा, दोनों वेक्टर में एंगल है थीटा, सपोज वो हमने 135 लिया है अभी, तो फिर मैं डायरेक्टली 135 लिखता हूँ, दोनों वेक्टर्स में जो एंगल है वो 135 डिवाइडेड बाय पी का वैल्यू है एफ ए प्लस वो है हमारा क्यू, क्यू का वैल्यू है एफ सी, और वो हो गया कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स कॉस ऑफ 135। ओके, हमारी फिगर को अप्लाई किया हमने, जो हमने 11th में स्केलर और वेक्टर में रिजल्टेंट हम निकालते हैं आर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर रहते हैं, आर का रिजल्टेंट निकालते हैं, आर ने पहले वेक्टर से किया वो एंगल निकालते हैं, वो फार्मूला है टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये। तो उसका यूज करके हमने यहाँ पे हमारी फिगर को अप्लाई किया, ये हो गया हमारा फार्मूला तैयार। अब ये सॉल्व कर लेता हूं मैं, ये यहाँ पे मैं साइन ऑफ 135 मुझे दिख रहा है, साइन ऑफ 135 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा,
तो फिर 135 लिखना पड़ेगा मुझे, थीटा के वैल्यू 135 है, तो ये हो गए मेरे साइन ऑफ 45 डिग्री। और साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है 1/√2। उसी तरह से कॉस ऑफ 135 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। ये होती है कॉस थीटा की वैल्यू कॉस ऑफ 180 माइनस 135, और ये हो जाएंगे हमारे माइनस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ 135 की वैल्यू अगर मुझे ऐसी लिखने है तो वो हो जाती है माइनस कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो ये हो गए मेरे माइनस 1 कॉस ऑफ 45 भी रहता है 1/√2। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ 135 की वैल्यू निकाली मैंने 1/√2 आई, और कॉस ऑफ 135 की वैल्यू ये भी निकाली, वो ऐसे आई। तो यहाँ पे ये फार्मूले में अगर मैंने वो वैल्यूज डाल दिए तो क्या आता है देखते हैं। तो ये हो गया मेरा एफ सी, जैसे कि वैसे लिखा मैंने, साइन ऑफ 135 की वैल्यू लिखता हूँ मैं 1/√2, तो ये हो गया एफ सी अपॉन √2 डिवाइडेड बाय, नीचे है हमारा पी पहला वेक्टर है एफ ए प्लस, अब हमारा जो कॉस ऑफ 135 है इसकी वैल्यू माइनस 1/√2 आई, तो फिर ये हो गए मेरे माइनस एफ सी इंटू 1/√2। तो इसको भी मैं ऐसा लिखता हूँ। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर ये आएगा मेरा एफ सी अपॉन √2 एफ ए, √2 टाइम्स एफ ए माइनस एफ सी, और दोनों का जो डिनोमिनेटर √2 है वो ऊपर के √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला तैयार हो गया tan ऑफ अल्फा का। ये tan ऑफ अल्फा जो है इसका फार्मूला मैंने ऐसे तैयार किया, देखो ये tan ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे हमें 3 केस लेना है अभी। ये मेरे 3 केस है, देखो ये मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि कब हमारा सरफेस यहाँ पे प्लेन रहता है, कब हमारा सरफेस कॉन्केव रहता है, और कब हमारा सरफेस एक कॉन्वेक्स रहता है। देखो अभी 1 बाय 1 तीनों केसेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने ऐसा माना कि सपोज हमारी फिगर में एफ सी की वैल्यू अगर √2 टाइम्स एफ ए है, ये हमारा एफ सी है, इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्टली √2 टाइम्स एफ ए है, तो फिर उस टाइम को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मिलेगा वो हम निकालने वाले हैं। तो फिर मुझे अभी tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ए पी और ए आर, इसमें जो एंगल है वो अल्फा मैंने दिखाया है, उसी को भी हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ए पी और ए आर के बीच का एंगल, या दूसरा बताया है मैंने सॉलिड सरफेस और टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, इसमें जो एंगल रहता है वो सेम रहता है ए पी और ए आर के बीच में जो है, क्योंकि हमने अल्फा अभी ए पी और ए आर के बीच का एंगल दिखाया है। वो कितना आता है देखते हैं अभी। सपोज मैंने एफ सी की वैल्यू 1 अगर डाल दी, तो फिर ये √2 टाइम्स एफ ए माइनस √2 टाइम्स एफ ए ऐसे हो जाएंगे, तो फिर डिनोमिनेटर हो गया मेरा 0। तो फिर अगर मेरा tan ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 आता है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 1/0 है तो इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर। तो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हो गई मेरी 90 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे पहली केस ली है। तो फिर ये केस में हमारा जो सरफेस है लिक्विड का वो प्लेन सरफेस होगा, ऐसा हमने देखा है, प्लेन सरफेस रहेगा। उस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स नहीं मूव होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं मूव होंगे, तो वो एग्जैक्टली प्लेन रहेंगे। दैट मीन्स हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो सॉलिड सरफेस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो फिर ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट द हमारा जो सॉलिड सरफेस है, और जो टेंजेंट निकालेंगे हम वो अलोंग द सरफेस आएंगी फिर, तो फिर वो भी एंगल 90 हो गया। या दूसरी भाषा में ए पी और ए आर के बीच का एंगल जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि इधर का 90 डिग्री है, क्योंकि हमने ये 45 ले लिए है। तो फिर ये बचा हुआ एंगल जो है जब ये केस रहेंगी तब 90 डिग्री रहेगा। ये हो गए हमारे प्लेन के लिए जो कंडीशन है वो, ये कंडीशन हमारे बुक में दी नहीं है, तो फिर आपको समझाने के लिए मैंने ये दे दी है। अभी दूसरी केस देखो, ये दोनों केस हमें अभी डिस्कस करने हैं जो हमारे बुक में कंडीशन फॉर कॉन्केविटी और कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी ऐसा दिया है।
सपोज एफ सी की वैल्यू अगर लेस देन √2 टाइम्स एफ ए है, तो ये फार्मूला में हमने जब ऐसा लिखे, हम जब ऐसा लिखेंगे कि एफ सी की वैल्यू जो है वो √2 टाइम्स एफ ए से बहुत छोटी होगी, तो यहाँ पे मेरा जो tan ऑफ अल्फा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। tan ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और उस टाइम को मेरा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट रहेगा। अगर मेरी वैल्यू एक्यूट एंगल है तो मैं अब ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो लिक्विड सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस रहेगा, क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो 90 से कम आएगा, तो फिर हमारा सरफेस तब कॉनकेव रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम कि जब हम ऐसा लिखेंगे, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ कि दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी अपॉन √2। ये √2 को अगर आपने इधर ले लिया तो एफ सी अपॉन √2 हो जाएगा। एफ सी अपॉन √2 होने के बाद ये हो जाएगा ऐसा कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ सी अपॉन √2 लेस देन एफ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। एफ ए की जगह पे हम ए पी डालेंगे और एफ सी के जगह पे हम ए क्यू, फिगर जो है हमारे बुक में वो ए सी, तो फिर एफ सी के जगह पे ए सी डाल दो, एफ ए की जगह पे ए पी डाल दो, कंडीशन तैयार हो जाएगी जो हमारे बुक में दी है वो। तो फिर ये हो गया हमारा ए सी अपॉन √2 लेस देन एफ ए की जगह पे मैं ए पी डाल दूंगा। ये हमारे बुक में कंडीशन दी है। ऐसा जब रहता है एफ सी से लेस देन √2 टाइम्स एफ ए रहेगा जब एफ सी, तब टैन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तब हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा, थीटा की वैल्यू एक्यूट रहेगी, अल्फा की वैल्यू जो है वो एक्यूट रहेगी और उस टाइम को हमारा जो सरफेस है वो कॉनकेव रहता है। यही है हमारी कंडीशन फॉर कॉनकेविटी। दूसरी कंडीशन कॉन्वेक्सिटी देखते हैं। तो फिर कॉन्वेक्सिटी के टाइम को उलट सिचुएशन रहेगा, एफ सी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी √2 टाइम्स एफ ए से। तो फिर ये फार्मूले में अगर हमने एफ सी की वैल्यू ज़्यादा ले ली तो फिर यहाँ पे हमारा जो टैन अल्फा है वो निगेटिव आएगा। टैन अल्फा की वैल्यू निगेटिव आएगी क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी इससे, तो फिर ये हो गई माइनस वैल्यू और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो आएगा ऑब्ट्यूज, और वो ऑब्ट्यूज आने की वजह से यहाँ पे हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो कॉन्वेक्स दिखेगा हमें ऐसा। तो फिर ये हो गई हमारी कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी कंडीशन के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ सी के जगह पे ए सी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर बुक, और ये है हमारा एफ ए, इसकी जगह पे मैं ए पी लिखूंगा, ये इधर ले लिया और ये हो गया मेरा √2। तो फिर ए सी अपॉन ए पी ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन इट विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ √2 दैट टाइम वी गेट द कॉन्वेक्स सरफेस एंड दैट इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी। तो ये थोड़ा हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो पार्ट है, आपका अगर मैथमेटिक्स है तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझ जाएगा, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज डालने की है आपको और ये दोनों जो कंडीशन है वो आपको लिखनी है। तो नोट्स में ये कंडीशन मैंने अच्छी तरह से लिख दी है, तो वो हम बाद में देंगे आपको। तो आज हम रुकते हैं। थैंक यू।